हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ डेफिनेशंस बताने जा रहे हैं जो कि आपके ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को समझने में आपको हेल्प करेंगी। आपने इन सब के बारे में पहले भी सुन रखा है, लेकिन आपको और अच्छे से आज हम इनको शॉर्ट में बता देते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट इनकी डेफिनेशंस। ये शब्द बीच बीच में आते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स वो सीक्वेंसेस होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के समय जो एक्टिवेटर डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको रेगुलेट करने में मदद करती हैं। तो प्रमोटर्स की डेफिनेशन होगी द प्रमोटर सीक्वेंसेस फॉर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2। उनमें कोर प्रमोटर्स जो इंक्लूड होते हैं वो एक्टिवेटर डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन को करते हैं। अब इसके साथ कोर प्रमोटर क्या होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो कोर प्रमोटर जो कि प्रमोटर का पार्ट है, इज जनरली अ सीक्वेंस ऑफ 40 बेस पेयर्स लॉन्ग। कोर प्रमोटर क्या होता है? 40 बेस पेयर लंबी श्रृंखला होती है, दैट इज सफिशिएंट टू डायरेक्ट एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन बाय पॉलीमरेज 2 with the help of basal transcription factors that are described as general transcription factors GTFS। तो कोर प्रमोटर्स क्या हो गए जो कि प्रमोटर में इंक्लूड होते हैं? वो 40 बेस पेयर लंबी सीक्वेंस होती है जो कि इसकी क्षमता रखती है कि वो डायरेक्ट पॉलीमरेज 2 के द्वारा एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन कर दे। और किसकी हेल्प से करे? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि प्रमोटर्स वो श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें कि कोर प्रमोटर्स इंक्लूड होते हैं, और कोर प्रमोटर्स वो श्रृंखलाएं होती हैं जो कि डायरेक्ट एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन को करने में सक्षम होती हैं। किसकी मदद से? जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और पॉलीमरेज 2 की मदद से। इसको हम प्रमोटर्स कहते हैं। सो फाइनली promoters are the sequences which include core promoters for basal transcription and other regulatory sequences for activator dependent transcription। ये आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रमोटर्स यानी प्रमोट करने वाले। पर प्रमोट हो कैसे करेंगी श्रृंखलाएं? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और पॉलीमरेज 2। ये आपको हम पहले बता चुके हैं किस तरह से वो जुड़ती हैं। आरएनए को बनाने के लिए डीएनए के ऊपर जो श्रृंखलाएं होती हैं, प्रमोटर्स के साथ में जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जुड़ते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी आपको हम एक बार बताते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज अ प्रोटीन विच फंक्शन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ईदर एज एक्टिवेटर्स और एज रिप्रेसर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होंगे? वो प्रोटीन होंगे जो कि एक्टिवेटर की तरह भी एक्टिवेट भी करेंगे श्रृंखला को, या फिर उसको रोक भी सकते हैं, रिप्रेस भी कर सकते हैं। किसको? प्रोसेस को। किसके प्रोसेस को? जो कि प्रमोटर्स कर रहे हैं काम, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो ओनली प्रोटीन होता है दैट फंक्शन एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे आपके कोर्स में यूकैरियोट्स है, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछा जाए तो उसमें एक ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, जबकि आपको हमने पहले बताया है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। आपको ध्यान हो तो TFA BB इस तरह से हमने आपको BCDE बताए हैं, वो सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूकैरियोट्स के होते हैं। अब अगर आप प्रमोटर्स को और देखें तो उसमें प्रमोटर्स के आपको मोटिव्स भी होते हैं, दैट देयर आर सेवरल नोन कोर प्रमोटर्स। जो अभी पहले हमने बात की थी कोर प्रमोटर्स की, फिर बीच में हमने जनरल जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात की, क्योंकि वो उस डेफिनेशन में था, इसलिए आपको बताना लाजमी था कि हम क्या समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए। अब जो बात हम कोर प्रमोटर्स की कर रहे थे कि कोर प्रमोटर्स क्या होते हैं? 40 बेस पेयर्स की सीक्वेंस है जो कि ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्ट एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन के काम में आती है, और उसकी मदद कौन करता है इसमें? पॉलीमरेज 2 और GTFs या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स।
तो देयर आर सेवरल नोन कोर प्रमोटर मोटिव्स। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रमोटर है? तो कुछ इस प्रकार की डिजाइन्स होती है या कह लीजिए मोटिव्स होते हैं। अब मोटिव्स डीएनए में कैसे होंगे? डीएनए में मोटिव्स तो उसकी श्रृंखला में ही बनेंगे कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट जो है, चारों न्यूक्लियोटाइड अलग अलग प्रकार से अगर कहीं जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीकों से अगर वो जुड़े हुए हैं, तो वही उसके मोटिव्स कहलाएंगे। देयर आर सेवरल नोन कोर प्रमोटर मोटिव्स विच इंक्लूड द फॉलोइंग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाटा बॉक्स। आपने पढ़ा होगा टाटा बॉक्स के बारे में, देखा भी होगा, बुक्स में लिखा हुआ है, आपको हमने बताया भी है, जिसमें कि टी और ए दो नाइट्रोजनस बेस हैं। तो ए टी रिच सीक्वेंस है ये टाटा, यानी 2T 2A, जो कि कहाँ लोकेटेड होती है? टाटा बॉक्स इज लोकेटेड 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम, मीन्स 30 बेस पेयर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एट विच टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP स्टैंड्स फॉर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। आपको ये एब्रीविएशंस भी याद रखने हैं, यानी ये जो शब्द संक्षेप है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि TF का क्या आशय है, तो आप कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर आपसे GTF पूछा जाए, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जहाँ कहीं भी आपको ये शॉर्ट एब्रीविएशंस मिलते हैं, इनको आपको एब्रीविएशंस को याद करना है। TBP स्टैंड्स फॉर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो बात आपको हम बताना चाह रहे थे कि टाटा बॉक्स जो है वो कहाँ मौजूद होता है? जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो डीएनए की जो एक लीनियर जो एक श्रृंखला है, उस पर देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको हम पहले बता चुके हैं कि एग्जैक्ट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होना है उस साइड से अगर आप अपस्ट्रीम कहते हैं तो यानी दूरी पर है, अगर आप डाउनस्ट्रीम कहते हैं यानी उसके एक्सक्यूज मी उसके पास में है ये। तो ये अपस्ट्रीम हम कह रहे हैं, इसका मतलब उस साइड से 30 बेस पेयर्स दूरी पर है। एट विच टाटा बाइंडिंग प्रोटीन सब यूनिट ऑफ TF डबल डी बाइंड्स, यानी जो टाटा बॉक्स है वहां पर कौन सा बंधेगा प्रोटीन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। आपको हमने अभी पहले बताया था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें बहुत प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग बंधते हैं। जब भी प्रमोटर्स होते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैसे प्रोसेस है, लेकिन अगर आप समझेंगे, इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो जो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि टाटा बॉक्स क्या होता है, ये एक मोटिफ है किसका? कोर प्रमोटर का। ऐसे ही दूसरा जो इसका मोटिफ है वो है BRE, दैट इज उसमें क्या जुड़ेगा? जो बाइंडिंग प्रोटीन उसमें जुड़ता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, रिकॉग्निशन एलिमेंट जो है इसका पहचान। देखिए कोई भी श्रृंखला एक प्रमोटर है, उसमें कोर प्रमोटर है, फिर कोर प्रमोटर में भी पॉलीमरेज 2 ऐड होता है और साथ में जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी अलग अलग होते हैं। अब आपको हमने जैसे टाटा के साथ कौन जुड़ता है? TF2D, और BRE के साथ कौन सा जुड़ता है? TF2B। तो 2 यहाँ पर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज 2। तो आप देखिए कितना जल्दी से ये सेकंड्स के विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है वो होने लगती है। लेकिन यहाँ हमें पढ़ने में इसको कितना वक्त लग रहा है, लेकिन वहाँ पर ये बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है कि प्रमोटर साइट को पहचाना जाता है, उसमें कोर प्रमोटर अपना काम शुरू करता है एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन के लिए, पॉलीमरेज 2 से ऐड होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसके साथ ऐड होता है, और जो इनिशिएटर होता है फिर वो अपना काम शुरू करता है। सो व्हाट आर इनिशिएटर्स? जो इनिशिएटर होते हैं इज अ कंजर्व्ड सीक्वेंस encompassing the start site and functions to direct accurate initiation of transcription either by itself or in conjunction with a TATA or DPE motif। and जो इसका फोर्थ DPE का मतलब है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। अभी ऊपर हमने टाटा के साथ क्या बात की थी? अपस्ट्रीम। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट काम में आता है, किसके लिए? इनिशिएशन के लिए। किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए, जो कि एक DPE क्या होता है? मोटिव एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है, यानी संरक्षित सीक्वेंस है। जब इसका काम आता है तो ये तुरंत से आपको नजर आने लगती है। तो कोर प्रमोटर,
प्रमोटर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अभी आपको बताया हमने, एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद आपको बताया टाटा बॉक्स क्या होता है। टाटा बॉक्स एक कोर प्रमोटर का मोटिफ होता है। इनिशिएटर जो कि क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्यूरेट जो इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसको स्टार्ट करने का काम करते हैं। तो टाटा बॉक्स जो लोकेटेड होता है वो 30 बेस पेयर आपको बताया डाउनस्ट्रीम भी मौजूद होता है, और उसको आप क्या कहते हैं, जो अभी आपको हमने टर्म बताई थी, DPE, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। अब एक टिपिकल जो डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होता है, ये क्या कंटेनिंग प्रमोटर जिसमें कि इनिशिएटर एंड DPE मोटिव होता है, एंड इट लैक्स अ टाटा बॉक्स। अब देखिए, अगर DPE है तो उसमें टाटा बॉक्स नहीं होगा, उसमें इनिशिएटर होगा, लेकिन DPE मोटिव अगर है वहां मौजूद तो टाटा बॉक्स नहीं होगा। TF2D binds to initiator and DPE motifs through its TAF, यानी TBP एसोसिएटेड एक तरह का फैक्टर है, ये भी सब यूनिट्स के साथ में ये बनता है। सिंस लॉस ऑफ टाटा बॉक्स कैन बी कंपनसेटेड बाय DPE। अब देखिए, जहां टाटा बॉक्स काम में आ रहा था एक पहचान के लिए, वहां पर अगर टाटा बॉक्स नहीं होता तो उसे DPE वहां पर मौजूद होकर उसे पहचानने में मदद करता है श्रृंखलाओं को। The eukaryotic promoters can be broadly classified into Tata driven promoters and DPE driven promoters। अगर यूकैरियोट्स में हमें प्रमोटर्स को क्लासीफाई करना होता है तो प्रमोटर्स दो प्रकार के इसमें होते हैं, एक तो टाटा से पहचाने जाते हैं और दूसरे DPE से। अल्टीमेटली देखिए, हमारा जो काम है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करना, पहचान करके कि किस जगह को हमें RNA में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, उसकी जो सूचना निहित है DNA में उसे RNA में ले लेना, उसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इन सब को, इसको करने के लिए हमें ये सारे मोटिव्स की ज़रूरत पड़ती है कि किस प्रकार से हम उसे एग्जीक्यूट करें उस प्रोसेस को। यूकैरियोटिक प्रमोटर्स ऑफन ऑल्सो possess एलिमेंट्स लोकेटेड 100 और 200 बेस पेयर्स अपस्ट्रीम विच इंटरैक्ट विद प्रोटीन्स अदर देन RNA पॉलीमरेजेस। RNA पॉलीमरेजेस जो होते हैं उसके अलावा भी यूकैरियोटिक प्रमोटर्स जो होते हैं उनमें 100 और 200 बेस पेयर्स के अपस्ट्रीम कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। दीज एलिमेंट्स कॉल्ड एनहांसर्स और अपस्ट्रीम एक्टिवेशन साइट्स, जो थर्ड वर्ड है हमारे लिए, जैसे प्रमोटर, कोर प्रमोटर वगैरह, उसी तरह से एनहांसर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोसेस को एनहांस करने का काम करते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड several hundred और even thousands of base pairs upstream or downstream without alteration of their activities. These enhancers may cause up to a 200-fold increase in transcription rate of an insulator की बात हम बाद में करते हैं। किसी भी प्रोसेस को अगर आप देखें तो उसमें एनहांसर्स जो श्रृंखलाएं होती हैं उनका काम क्या होता है, वो प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को वो 200 फोल्ड बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। और ये भी प्रमोटर्स के साथ में ही ये अपस्ट्रीम कुछ श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं जो कि एनहांसर्स कहलाती हैं, यानी एनहांस करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर एक्चुअली रेगुलेटरी एलिमेंट्स विच शेल्टर जीन्स फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट रेगुलेटरी इंटरैक्शंस। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, जो इंसुलेटर श्रृंखलाएं होती हैं वो रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, यानी नियंत्रणकारी तत्व होते हैं जो कि किसी भी जीन को कोई और बेकार एक्टिविटी को या उसमें इन्वॉल्व होने से रोकते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ DNA श्रृंखला में ये जो जीन्स मौजूद हैं इन्हें हमें ट्रांसक्राइब करना है, तो ये किसी और फंक्शन में, किसी और इनअप्रोप्रिएट रेगुलेटरी इंटरैक्शन में शामिल ना हो जाए। दीज इंसुलेटर्स आर डिफाइंड बाय देयर फॉलोइंग 2 फंक्शनल प्रॉपर्टीज। उनमें 2 फंक्शनल प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होती हैं? एन इंसुलेटर ऑल्सो कॉल्ड एनहांसर ब्लॉकर। देखिए, इंसुलेटर जो होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? एनहांसर ब्लॉकर्स। कुछ श्रृंखलाएं क्या करती हैं, 200 फोल्ड तक इंक्रीज कर देती हैं रिएक्शन को या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कर सकती हैं। ये होते हैं इंसुलेटर्स जो कि उसको कंट्रोल में रखते हैं। दे कैन ब्लॉक इंटरैक्शन बिटवीन एन एनहांसर एंड अ प्रमोटर। ये क्या कर सकते हैं? एनहांसर और प्रमोटर के बीच में जो स्पीड बनी हुई है उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं। व्हेन पोजीशनड इन बिटवीन दीज 2 एलिमेंट्स, यानी जब ये जो श्रृंखलाएं होती हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं,
अगर प्रमोटर और एनहांसर के बीच में आ जाए तो ये क्या करेंगे, जो इंटरैक्शन है इन दोनों के बीच का उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसको हम बैरियर के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट्स द एडवांस ऑफ नियर बाई कंडेंस्ड क्रोमेटिन। ये जो एडवांस कंडेंसिंग हो रही है क्रोमेटिन की, उसको भी ये दस प्रोटेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम द पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन के नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट से भी बचाते हैं किसको, जीन को। जिस जीन को हमें ट्रांसक्राइब करना है उसको ये कंडेंस जो क्रोमेटिन्स होते हैं उनके इफेक्ट को होने नहीं देते उनके ऊपर, क्योंकि हमें इस वक्त कंडेंस क्रोमेटिन नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल लीनियर चाहिए डीएनए की श्रृंखला। जो कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो कैसा होगा, स्पाइरल फॉर्म में, वो एक तरह से बंधा हुआ होगा या बहुत ज़्यादा कर्व के साथ में होगा। हमें सीधा चाहिए। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, कितना अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है कि हर एक काम के लिए एक कोई ना कोई श्रृंखला वहाँ मौजूद होती है। कंडेंस्ड क्रोमेटिन दस प्रोटेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम द पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द क्रोमेटिन। अब प्रमोटर्स ऑफ फॉर आरएनए पॉलीमरेज कौन से थर्ड के लिए होते हैं? 3 classes of promoters have been described for RNA polymerase third. First is the tRNA gene promoters have 2 elements, each 10 base pair long, spaced 30 to 120 base pair apart and located downstreams of the transcription. ये जो RNA polymerase third होते हैं उसके अलग अलग क्लास के प्रमोटर्स जो हैं उनके बारे में है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, लेकिन ये शब्द जहाँ कहीं भी आते हैं उन्हें आपको ज़रूर समझना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम जेनेटिक कोड के बारे में जानेंगे।